अच्छा सर, फर्स्ट स्टेप था आपके पास क्या, एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है, अब एंडोथेलियल इंजरी में आपने क्या याद रखना है कि कोई भी इंजरी हो गई, अब वो इंजरी किस किस वजह से हुई है, वो किसी भी हाइपरटेंशन की वजह से होती है, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से होती है, टॉक्सिन की वजह से होती है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, इन सारी वो मैं पहले जो आपको बता चुकी हूँ ना, तो इन सब की वजह से क्या होता है, या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, तो सारी कॉजेज आपके पास आ जाते हैं ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके एंडोथेलियल सेल्स क्या करेंगे, उसकी तो उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी कि ल्यूकोसाइट्स और माइक्रोफेजेस यहाँ पे आओ, यहाँ पे कोई डैमेज हुआ, उस डैमेज को मतलब, या कोई यहाँ पे कोई टॉक्सिन वगैरह आ गया, उन सबको आपके क्या करना है, यहाँ से निकालना है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और वहाँ पे प्लेटलेट वगैरह भी आ जाएंगे, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी, और वहाँ पे ल्यूकोसाइट की जो वीक रिसेप्टर्स वगैरह लग जाते हैं सारे ब्लड वेजल्स पे, जो वॉल पे लग जाते हैं, तो इसकी वजह से ल्यूकोसाइट की एडिशन हो जाएगी, प्लेटलेट की एडिशन हो जाएगी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सारे स्टेप किस में होते हैं, एंडोथेलियल इंजरी के बाद। ठीक है, उसके बाद हीमोडायनेमिक रिस्पांस आपने याद रखेंगे, जब आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है, हीमोडायनेमिक बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि एक होता है लेमिनार ब्लड फ्लो जो सिंपली जा रहा है ना, और एक होता है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो यानी कि इरेगुलर जा रही है। तो वो जो बहुत ज़्यादा इरेगुलर ब्लड फ्लो बार बार जाएगा ना, तो वो बार बार आपके क्या करेगा, एंडोथेलियल को हल्का सा डैमेज किया, एक बार आया, फिर डैमेज किया, फिर डैमेज किया, फिर डैमेज किया, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो आपके ब्लड वेजल्स को इतना ज़्यादा डैमेज कर देगा, ठीक है, कि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रांच पॉइंट्स जो होते हैं ना किसी वेजल्स वगैरह के, वहाँ पे यहाँ ये जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस या एंडोथेलियल डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको पता है क्या था, लिपिड के एक्यूमुलेशन ना। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की लिपिड्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लिपिड की तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसमें एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे मतलब ज़्यादातर जो है ना, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक में जिनका रोल है ना, ठीक है, वो आपके पास एलडीएल होते हैं और कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में हो क्या जाता है कि एलडीएल बहुत ज़्यादा हो जाता है और एचडीएल बहुत कम हो जाता है। एचडीएल तो मेरे पास गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्यों, वो आपके पास डिपॉजिट है, और जितना एलडीएल ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है आपकी बॉडी में। ठीक है, बट आपकी बॉडी में क्या ज़्यादा हो रहा है, एलडीएल ज़्यादा हो रहा होता है। अब एलडीएल आपकी बॉडी में डिपॉजिट होनी शुरू हो जाता है, ब्लड वेजल्स में एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपकी बॉडी में अब एलडीएल इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है ना। ठीक है, एलडीएल इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि हो सकता है कि उसकी जो लिवर, एलडीएल को लिवर से अपटेक करवाना होता है, फिर वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से ना। अब क्या होता है कि एलडीएल को एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टर्स चाहिए लिवर पे। ठीक है, लिवर के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो एलडीएल को रिसीव करते हैं। अब हो सकता है कि उस रिसेप्टर्स में डिफेक्ट हो या कुछ हो जो आपके पास एलडीएल की अपटेक नहीं हो पा रही है। जब एलडीएल की अपटेक नहीं हो पा रही है, ठीक है, देखो इनएडिक्वेट हेपेटिक एलडीएल अपटेक, जब वो अपटेक नहीं हो पा रही है तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में ब्लड वेजल में एलडीएल घूमता रहेगा। जब एलडीएल घूमता रहेगा तो वो जाहिर सी बात है वो फिर वेजल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक में एलडीएल का और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, ओके, ये कॉजेज जो है ना, रिस्क फैक्टर्स, ये कॉजेज आपको स्टार्ट में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखो, ये बताया हुआ है कि ये इसका क्या है, एंडोथीलियम है, ये इसका इंटीमा है, ये इसका मीडिया है, ये इसका एडवेंटिशिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट आ गया, कोई भी डैमेज आ गया, ठीक है, ये एंडोथीलियल आपके सेल्स बने हुए सारे, ये देखिए यहाँ के सारे एंडोथीलियल सेल्स हैं, कॉन्टिन्यूटी में यहाँ पे डैमेज आ गया, तो यहाँ पे देखो इनकी परमेबिलिटी बढ़ी। जब परमेबिलिटी बढ़ी तो आपके मोनोसाइट्स अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ये साथ प्लेटलेट्स भी इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, ल्यूकोसाइट्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इन सब की क्या होगी, माइग्रेशन होगी, और यहाँ पे मतलब ये इंटीमा के अंदर जाने शुरू हो गई हैं। ठीक है, और अब देखो डैमेज किस वजह से होती है, कोई भी हाइपरलिपिडीमिया की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, हीमोडायनेमिक फैक्टर की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, इम्यून रिएक्शंस की वजह से, किसी भी वजह से बस आप क्या हो, एंडोथीलियल डैमेज हो। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें ना देखो अभी इंटीमा में आ गई हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, इन्फ्लेमेशन कैसे होती है। अच्छा देखो, मैक्रोफेज की एक्टिवेशन कैसे होती है ना, देखो जब आपके मैक्रोफेजेस वगैरह ना ये सब अंदर आ गए ना, इंटीमा में आ गए, ठीक है, और साथ लिपिड भी ज़ाहिर सी बात है, परमेबिलिटी बढ़ी हुई है, तो एलडीएल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल, क्रिस्टल वगैरह वो सब आ गए ब्लड वेजल में ना, तो वो क्या चले जाएंगे, वो चले जाएंगे यहाँ मैक्रोफेज वगैरह के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपका मैक्रोफेज है, इसके अंदर क्या लिपिड की डिपोजिशन हुई है, आपको स्मूथ मसल सेल जिसके लिपिड की डिपोजिशन होगी। ठीक है, इस प्रोसेस ने एक्टिवेट कर दिया मैक्रोफेज को कि यार कोई एबनॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, जो आपके पास मैक्रोफेज के अंदर चली गई है या स्मूथ मसल्स के अंदर है। ठीक है, तो जब ये क्या होगा कि इसकी वजह से मैक्रोफेज एक्टिवेशन हो जाएगी, एक इम्यून रिस्पांस क्रिएट हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन मतलब ये है ना कि कोई भी इंजरी होगी है, उसके रिस्पांस में मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएंगे और जाएंगे कि यार उसको क्लियर करें उस चीज़ को। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो रही तो मैक्रोफेज क्या रिलीज करेंगे, इंटरल्यूकिन 1 वगैरह। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, ल्यूकोसाइट वगैरह इन सब की रिक्रूटमेंट करेगा कि भाई ल्यूकोसाइट वगैरह सब यहाँ पे आओ, मेरी हेल्प करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई जो मैक्रोफेज है, जो स्मूथ मसल्स हैं, उन सब में क्या मौजूद, लिपिड मौजूद है कि एक एबनॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता।
और जो मैक्रोफेजेस जब वो लिपिड को इनगल्फ कर लेते हैं तो उनको हम कहते हैं फोम सेल्स, ठीक है। तो आप देखिए ये आपके पास प्लेटलेट इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये स्मूथ मसल सर्कुलेशन वाले आ रहे हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स मीडिया वाले आ रहे हैं, ये मीडिया वाले आ रहे हैं स्मूथ मसल सेल्स, और ये सर्कुलेशन वाले आ रहे हैं, ये मीडिया वाले स्मूथ मसल्स आ रहे हैं। ये लिपिड ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, ये सारे आपके पास क्या है, लिपिड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये सारे लिपिड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। ये मैक्रोफेजेस भी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और ये स्मूथ मसल सेल्स भी आ गए। तो मैक्रोफेज एक्टिवेशन हो गई है, स्मूथ मसल सेल की रिक्रूटमेंट अब बाहर से भी आ रहे हैं, मीडिया से भी आ रहे हैं, और लिपिड की एक्यूमुलेशन इन द वॉल। अब लिपिड एक्यूमुलेट होनी शुरू हो गई। अब लिपिड क्या चला गया, लिपिड यहाँ मैक्रोफेज के अंदर जाने शुरू हो गए, ठीक है। और मैक्रोफेज को किसमें कन्वर्ट कर दी, फॉर्म सेल्स में। जब लिपिड मैक्रोफेज में आ जाएगा तो उन मैक्रोफेजेस को कहेंगे फॉर्म सेल्स, और यही लिपिड स्मूथ मसल सेल्स में भी आ गए। स्मूथ मसल सर्कुलेशन से भी आए थे और मीडिया से भी आए थे, ठीक है। तो इनके रिस्पांस में आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को और मैक्रोफेजेस को अंदर लाएगी, और साथ ही आपके पास लिम्फोसाइट्स को भी अंदर ले आएगी कि भाई अंदर कोई एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब आपके इंटिमा में क्या क्या आ गया, एथेरोसेक्युलर इंटिमा में आपके पास एथेरो ये लिपिड आ गई है, फॉर्म सेल्स आ गए हैं, मैक्रोफेजेस आ गए हैं, स्मूथ मसल सेल्स आ गए हैं, एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड आ गई। ये सारे कंबाइन होके आपके पास क्या बना देते हैं, एक प्लैक बना देते हैं, ठीक है। अब वो प्लैक किस तरह अरेंज होता है, वो प्लैक इस तरह अरेंज होता है कि इसके सेंटर में लिपिड कोर होता है, लिपिड से भरा हुआ होता है सेंटर इसका, ठीक है। पूरा ये लिपिड से भरा हुआ होता है, और इसकी इर्द गिर्द एक फाइब्रस कैप होती है, ठीक है। वो फाइब्रस कैप किससे बनी होती है, उसमें एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, और उसमें एंडोथेलियल सेल्स वापस रिपेयर होकर भी बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या मौजूद होगा, बहुत ज़्यादा लिपिड होगी, ठीक है। फॉर्म सेल्स होंगे, जो स्मूथ मसल्स हैं वो लिपिड लेडन होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, ये सारे इसके एक ये बन गया एथेरोसेक्लेरोटिक प्लैक। ये एथेरोसेक्लेरोटिक प्लैक की कॉम्पोजिशन है, ठीक है, कि इसमें स्मूथ मसल सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं, फॉर्म सेल्स भी होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी होता है, कोलेजन भी होता है, और ये और लिपिड्स भी होते हैं, ये सारे, और लिपिड्स भी होते हैं। लिपिड कौन कौन से होंगे, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स वगैरह होंगे। तो ये बन गया एथेरोसेक्लेरोटिक प्लैक। ये अब वेजल में, ये इंटिमा में है ना, इंटिमा में, पर जब आप वेजल को ऊपर देखेंगे तो वेजल ऐसे उभरी हुई होगी, बल्ज्ड होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका ल्यूमेन जो होता है ना अक्सर नैरो होता है। देखो अब आपका ये एक इंटिमा थी, ठीक है, और इसमें जना डिफेक्ट आ गया, ठीक है। अब इस डिफेक्ट में यहाँ पे सारा सब कुछ डिपॉजिट हो गया, और यहाँ पे आते आते तो यहाँ तक मोटा कर दिया, ठीक है। अब ये वेजल यहाँ से नैरो हो गया इसका ल्यूमेन, ठीक है। तो इस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आपकी वेजल की स्टेनोसिस वगैरह हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, आपने याद रखना है कि जो स्मूथ मसल सेल्स आ जाते हैं ना, चाहे वो सर्कुलेटरी स्मूथ मसल सेल्स हों, चाहे वो मीडिया के हों, दोनों स्मूथ मसल सेल्स क्या करते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन कराते हैं। प्रोलिफरेशन किस तरह करेंगे, यानी कि उनकी डिवीजन होगी, उससे आपके पास क्या बनेगा, उससे बनेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो वहाँ पे उस एरिया के जो मैट्रिक्स बनेंगे ना, कोलेजन वगैरह का, वो स्मूथ मसल सेल्स बनाते हैं, ठीक है। वो जो ईसीएम बनता है उसका ये काम होता है कि वो प्लैक को मजीद, जाहिर सी बात है वो कोलेजन से बना हुआ होता है, तो वो एथेरोसेक्लेरोटिक प्लैक को ये क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है, स्टेबलाइज कर देता है कि प्लैक जो है ना डिस्टर्ब ना हो, डिसलॉज ना हो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर्स क्या होती है, ये तो अब सारे स्टोरी में पता समझ आएगी कि आपको एथेरोमा बन गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो स्मूथ मसल सेल्स की जो प्रोलिफरेशन हो रही होती है, और इसी के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मैटर की डेपोजिशन होती है, अब ये प्रोसेस ना होना, इससे पहले वाला जो फेज होता है ना, वो होता है कि फैटी स्ट्रीक बनती है, ठीक है। जब आपके पास एक्स्ट्रासेलुलर जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन नहीं हुई, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स नहीं बना, अभी तक जो प्लैक है वो स्टेबलाइज नहीं हुआ है ना, इससे पहले का जो वो बनता है ना एथेरोमा, उसको हम कहते हैं फैटी स्ट्रीक, ठीक है। वो कैसी होती है, वो फैटी स्ट्रीक इस तरह की होती है, मतलब आपको एक लाइन सी फील हो रही होती है, लाइक आप किसी भी वेजल को विजुअलाइज करेंगे ना, यहाँ से तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की वेजल यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो एबनॉर्मल होगा ना, तो आपको वेजल की दीवार पे इंटिमा वाली साइड पे आपको ये फील होगा कि यार कुछ यहाँ पे अंदर येलो येलो सा फील हो रहा है, ठीक है। इस वक्त तक आपको स्मूथ मसल सेल की प्रोलिफरेशन नहीं हुई है, एक्स्ट्रासेलुलर मैटर की डेपोजिशन नहीं हुई है, प्लैक स्टेबलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। एथेरोसेक्लेरोटिक प्लैक प्रॉपर स्टेबलाइज और हार्ड किस्म का नहीं बना। जब वो बन जाएगा फिर वो किस तरह का होगा, जब वो बन जाएगा उसके बाद वो इस तरह का यहाँ पे एक मोटा सा एरिया बन जाएगा, ठीक है, जो एक हार्ड और स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीजन्स है सारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लीजन्स है, एथेरोसेक्लेरोटिक लीजन्स है वेजल्स में। नेक्स्ट हमारे पास मॉर्फोलॉजी इसकी एक फैटी स्ट्रीक्स है, एक एथेरोसेक्लेरोटिक प्लैक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्यों डिफरेंस इन दोनों में, तब आप मॉर्फोलॉजी पता लगा सकते हो कि भाई इसमें स्ट्रीक्स किस में बनती हैं, प्लैक किस में बनता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों बनते हैं, किस तरह बनते हैं, वो हम इसकी मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। और मॉर्फोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके जो एथेरोसेक्लेरोसिस है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि ये कहाँ पे जाएगा, अब इसके साथ क्या
होगा और इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है आपकी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे एन्यूरिज्म एंड डायसेक्शंस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।